नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि छुपता छुपाता इमरजेंसी वार्ड में आता है क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं फिर से उसने कुछ अजीब तो नहीं कर दिया। पर तभी उसे इंटर्न वो देख लेती है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रॉड वाले पेशेंट को देखने आए हो। पर अब गुशियांग को तो पता ही नहीं कि वो किस पेशेंट के बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने ये जाहिर नहीं करता। तो इंटर्न उसे बताती है कि उसके कहे अनुसार उसने उस पेशेंट को स्टिचेस लगा दिए हैं, पर गुशियांग ने ये ऑर्डर दिया उसे तो ये भी नहीं पता था। लेकिन एक बार फिर से वो अपने हिडन टैलेंट का बखान करते हुए बात को घुमा देता है। पर उसकी बातें इंटर्नों को काफ़ी अजीब लग रही थी, तो वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसके सिर में दर्द हो या उसके हाथ पाँव उसकी बात न मान रहे हों। पर गुशियांग बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से उससे कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हालांकि इंटर्नो अब तक ये समझ चुकी थी कि जरूर कुछ बात है जो गुशियांग उससे छुपा रहा है, पर फिर भी वो उसे बताने के लिए फोर्स नहीं करती और उससे अपने लिए कॉफ़ी मंगाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि इंटर्नों के लिए कॉफ़ी लेने आया था। पर तभी वहाँ भागे भागे डॉक्टर किम आते हैं जो कि काफ़ी देर से गुशियांग को कॉल कर रहे थे, पर वो अपना कॉल नहीं उठा रहा था। पर इससे पहले कि डॉक्टर किम उससे कुछ पूछते, वो उल्टा उनसे पूछता है कि आखिर उसे कब तक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके लिए इससे ज़रूरी सवाल तो कुछ भी नहीं था। पर डॉक्टर किम तो उससे चेयरमैन के केस को लेकर बात करने आए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थे। पर तभी उनकी नज़र चेयरमैन के बेटे पर पड़ती है जो कि अभी अभी हॉस्पिटल आया था। पर उसे देख तो डॉक्टर किम और घबरा जाते हैं और गुशियांग भी चेयरमैन के बेटे को देखता है, जिससे कि उसे याद आता है कि उस दिन ये इसी से टकराया था और उसने चेयरमैन के बेटे को किसी से फ़ोन पर प्लान बी के बारे में बात करते हुए सुना था। हालांकि वो किस बारे में बात कर रहा था ये गुशियांग को भी नहीं समझ आता और उसे तो तब ये भी नहीं पता था कि यही चेयरमैन का बेटा है। तो वो उस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और डॉक्टर किम से चेयरमैन की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर किम उसे बताते हैं कि चेयरमैन को अब तक होश नहीं आया है और वो भी प्रोफेसर चा की तरह कोमा में चले गए हैं। और चेयरमैन की हालत खराब होने पर ही प्रोफेसर चा जल्दी से हॉस्पिटल वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। पर ऐसा शायद पहली बार हुआ हो कि पेशेंट और सर्जन दोनों ही कोमा में हैं। खैर, इधर प्रोफेसर चा चेयरमैन को देखने उनके रूम में आते हैं, जहाँ की पास में ही चेयरमैन का घोस्ट भी बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर चा से पूछते हैं कि क्या उन्हें बचाने का उन्होंने कोई तरीका खोज लिया है जो यहाँ आए हैं। पर अब प्रोफेसर चा उन्हें कैसे समझाएं कि उनकी गलती से तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन चेयरमैन उनसे कहते हैं कि वो पता लगाएं कि आखिर किसकी वजह से हुआ है और कैसे ठीक होगा। पर अब यही तो प्रॉब्लम थी कि वो पता लगाएं भी तो लगाएं कैसे, आखिर अब वो भी तो बस एक घोस्ट ही हैं, और वो भी कोई प्लेन घोस्ट नहीं बल्कि कोमा घोस्ट, जिसके ऊपर इतनी ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन है। पर चेयरमैन उनकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि आखिर वो उन्हें छोड़कर गए ही क्यों। भला ऐसे कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को छोड़कर जाता है? तो इससे पहले कि उनके बेटे को ये सब पता चले वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, नहीं तो वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी चेयरमैन का बेटा वहां पर आता है, जो कि कॉल पर किसी से कह रहा था कि सभी रिपोर्टर्स को रोक कर रखो, ये न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए। और वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही कोई स्टेटमेंट जारी करेगा। और फिर वो चेयरमैन की बॉडी के पास आता है और अपने फादर से कहता है कि आखिर उन्होंने उसकी बात सुनी ही क्यों। उन्हें तो अपनी समझदार और उस अच्छी बेटी की बात सुननी चाहिए थी जो कि कह रही थी कि वो सर्जरी मत कराएं। अगर वो उसकी बात सुनते तो कम से कम साल भर आराम से जी तो सकते थे, और अगर उन्हें उसकी बात सुननी ही थी तो थोड़ा और पहले सुनते, जिससे कि उसे उनके खून से हाथ तो नहीं रंगने पड़ते। तो उसकी ये बातें सुनकर एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि चेयरमैन की इस तरह से अचानक से हालत बिगड़ने के पीछे उनके बेटे की ही साजिश है। तो उसका ये कन्फेशन सुन जहाँ प्रोफेसर चा बिल्कुल हैरान थे, वहीं बेचारे चेयरमैन के तो दुख की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। पर तभी उनके बेटे को किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल के टेरिस पर आते हुए देखते हैं, जहाँ कि उसके पीछे पीछे प्रोफेसर चा भी आते हैं। पर वहाँ पर पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस साजिश के पीछे सिर्फ चेयरमैन का बेटा ही नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का भी हाथ है। तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के बेटे से कहते हैं कि अगर ये खबर बाहर आई तो हॉस्पिटल को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोफेसर चा भी इन्वॉल्व हैं।
पर चेयरमैन के बेटे को तो यही लग रहा था कि प्रोफेसर चा को इस हाल में पहुंचाने के पीछे भी वाइस प्रेसिडेंट ही हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट उसे क्लियर करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो इतने भी पागल नहीं हैं कि अपने हॉस्पिटल के इतने बड़े खजाने को नुकसान पहुंचाएं। आखिर प्रोफेसर चा ही तो थे जो उनके हॉस्पिटल को इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाते थे, तो भला वो उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। पर चेयरमैन के बेटे को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फादर के केस में कॉन्फ्रेंस बैठाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे कौन और किस तरह से जिम्मेदार है ये तो वो लोग पहले से ही जानते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट उसे इन सब बातों की टेंशन लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही कोई आदमी है। और रही बात प्रोफेसर चा की, तो वो उनका भी कोई न कोई समाधान खोज निकालेंगे। तो उन दोनों की बातें सुनकर प्रोफेसर चा को ये तो समझ आ जाता है कि चीजें उतनी भी आसान नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था, बल्कि इसके पीछे काफी साजिश की गई है। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को देखते हैं, जो कि उस बात को याद कर रहा था जब डॉक्टर किम ने उसे कॉल करके चेयरमैन को हेपरिन देने को कहा था। पर उसे ये बात अच्छे से याद थी कि डॉक्टर किम ने उससे 5000 यूनिट देने को कहा था, जबकि जब वो उससे आज सुबह मिले तो उन्होंने बस 1000 यूनिट का ही जिक्र किया। तो यही सब सोचता हुआ वो कंफ्यूज सा बस चले जा रहा था कि तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि उसे इस तरह से खोया हुआ देख उसका हालचाल पूछते हैं, क्योंकि वो कुछ सही नहीं लग रहा था। जिस पर कि गुशियांग उन्हें बताता है कि नाइट ड्यूटी करने की वजह से वो कितना परेशान रहता है और वो ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि ऑन कॉल रूम का बेड भी अच्छा नहीं है। पर वाइस प्रेसिडेंट उसे ऐसी छोटी छोटी बातों में नखरे दिखाने की बजाय रियल मैन बनने को कहते हैं, क्योंकि ये उसका काम है तो उसे तो ये करना ही पड़ेगा। पर गुशियांग उनसे ऑन कॉल रूम के बेड बदलने को कहता है, क्योंकि आखिर इतने पैसे कमाकर हॉस्पिटल करेगा ही क्या अगर उनके डॉक्टर्स को आराम भी नहीं मिल सकता। तो अब गुशियांग ने कहा है तो उन्हें उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। लेकिन फिर वाइस प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर चा के सर्जरी के रिकॉर्ड में डॉक्टर ऑन का नाम डाल दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर कोई गड़बड़ हो तो गुशियांग के करियर पर इसका दाग लगे। तो वो उसे मन लगाकर काम करने को कहते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। पर गुशियांग उनकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता, बस चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। पर तभी हम वहाँ पर प्रोफेसर चा को देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातें सुन रहे थे, और जिस तरह से वो गुस्से और शक भरी निगाह से गुशियांग को देख रहे थे, उससे एज एन ऑडियंस हमें यह समझ आता है कि प्रोफेसर चा को गुशियांग पर भी शक है। खैर, फिर गुशियांग ऑन कॉल ड्यूटी रूम में आता है और उसके पीछे पीछे प्रोफेसर चा भी उसके साथ आते हैं। वैसे प्रोफेसर चा के घोष पढ़ने का ये फ़ायदा तो ज़रूर था कि वो सबको सुन सकते थे और बहुत सी चीज़ों का पता भी लगा सकते थे। पर वो ये सब सोच के काफ़ी कंफ्यूज थे कि अगर गुशियांग भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है तो क्या वो उनकी सर्जरी उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए करना चाह रहा था। पर जब वो आईसीयू में आया था तब तो वो कह रहा था कि वो चाहता है कि प्रोफेसर चा होश में आ जाए। तो क्या ये भी नाटक था या फिर उसे गिल्ट फील हो रहा था अपने किए का। तो प्रोफेसर चा उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। पर अब तक उन्हें ये तो जरूर समझ आ गया था कि हेपरिन का ज़्यादा होना एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो वो गुशियांग पर, जो कि अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, चिल्लाते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर वो लोग कब से ये प्लान कर रहे थे और इस तरह से एक डॉक्टर होकर भी वो किसी की लाइफ के साथ कैसे कर सकता है। पर अब गुशियांग उनकी बात सुने तब तो उन्हें कुछ जवाब दे। पर प्रोफेसर चा को लग रहा था कि जरूर गुशियांग ने उन लोगों का साथ अपना बोर्ड सर्टिफिकेट पाने के लिए दिया होगा। पर गुशियांग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे आईसीयू से कॉल आता है, जो कि उससे प्रोफेसर चा के बारे में कुछ बताते हैं, जिसे सुनते ही हड़बड़ाकर गुशियांग तुरंत आईसीयू की तरफ भागता है और प्रोफेसर चा भी अपना नाम सुन घबरा जाते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। पर अब वो गुशियांग पर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो वो उसे इस तरह जाने नहीं देते और उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि अब प्रोफेसर चा गुशियांग की बॉडी को पोजेस्ट करने का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी छोटी है, पर अभी मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें। और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं मोटिवेटेड फील करूं और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।